हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जानने वाले हैं बजट, बिहार का जो बजट पास हुआ है 2021-22 के लिए, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आपके बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने बिहार के सर्वेक्षण से संबंधित, बिहार के सर्वेक्षण 2020-21 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था, जिसे आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उससे 2-4 प्रश्न रहते ही रहते हैं। उसी तरह बिहार बजट से भी प्रत्येक एग्जाम में 2-4 प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिहार के बजट की बात करें तो बिहार के बजट 2021-22 ये काफ़ी महत्वपूर्ण बजट है। और काफ़ी महत्वपूर्ण बजट इसलिए भी है क्योंकि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद का, उनका ये पहला बजट है। और पहला बजट उन्होंने पेश किया जिसमें काफ़ी पहले बजट में ही उन्होंने शिक्षा, युवा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही बल दिया है। ठीक है, ये 3 मुख्य फोकस रहा है उनका: शिक्षा, युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अगर बजट के आकार की बात करें तो बजट के आकार पिछले साल के बजट के आकार से 3.08% अधिक है। ठीक है, तो बजट का कुल आकार है 2,18,302.70 करोड़। कहीं कहीं आप लोग देख रहे होंगे 2,18,303 करोड़ रुपए भी लिखा हुआ है। तो ये बजट का कुल आकार है जो पिछले साल के बजट से 3.08% अधिक है। पिछले साल का जो बजट था वो 2,11,000 करोड़ रुपए का था, जो इस बार कितना है 2,18,303 करोड़ रुपए का है। और इसमें मुख्य रूप से फोकस जो किया गया है वो शिक्षा, युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि पैसा आता कहाँ से है। पैसा कहाँ से आता है तो केंद्रीय करों से राज्यों का जो हिस्सा होता है, केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा होता है उससे आता है 41.73%। 41.73% कुल बजट का किससे आ जाएगा? केंद्रीय करों से। केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है वो अनुदान इनको मिल जाता है 24.96%। वहीं राज्य सरकार के जो राजस्व है वो खुद के राजस्व से इनको आता है 16.04%। ठीक है, और लोक ऋण से इनको आता है, इनको ऋण से उपलब्ध हो पाता है 14.56%। वहीं सबसे कम वसूली होती है ऋण से। ठीक है, क्योंकि बिहार में उतनी क्षमता नहीं है कि किसी अन्य राज्यों को कर्ज दे। छोटे बड़े राज्यों को इन्होंने कर्ज दिए हुए हैं, जिससे इनको आय होती है कितना? 0.20%। अब पैसा जाता कहाँ है, पैसा खर्च कहाँ होता है? बजट के अनुसार इसमें बताया गया है कि सबसे अधिक पैसा जो खर्च होता है वो सामाजिक सेवाएं पर खर्च होता है, और इस पर कुल बजट का 41.64% खर्च हो जाता है। वहीं सामान्य सेवाएं पर 27.60% और आर्थिक सेवाएं पर 25.97% खर्च होता है। अब हम लोग बजट को जो मुख्य फोकस जो किया गया है शिक्षा, युवा रोजगार, ठीक है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षा, युवा रोजगार पर फोकस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंतर्गत आता है कि कक्षा 6 से ऊपर के जो भी होंगे, 6 से लेकर के ऊपर के जो भी कक्षाएं हैं उसमें अब कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब कंप्यूटर की पढ़ाई अब प्रारंभ कर दी जाएगी। विद्यालयों में पूर्णकालिक जो प्रिंसिपल और हेडमास्टर हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। अभी क्या है कि मैक्सिमम विद्यालय जो है वो इंचार्ज प्रिंसिपल और हेडमास्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, उनको पूर्णकालिक प्राचार्य और प्रधानाध्यापक को देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में इंटर पास, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है इस बजट का जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है वो है कि अगर आप इंटर पास लड़कियां हैं तो इनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और स्नातक पास लड़कियां हैं तो उन्हें 50,000 रुपये देने की घोषणा किया गया है। लेकिन सिर्फ इंटर पास नहीं है, इसमें कंडीशन है इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएशन पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये उनको सहायता राशि दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, 1.25 लाख रुपए के प्रारंभिक 1.25 लाख जो है वो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द कर लिया जाएगा। 1.25 लाख टीचर्स की नियुक्ति हो जाएगी जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए होगा। वहीं पे 5,000 विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रियाएं जल्द शुरू हो जाएगी। 5,000 विश्वविद्यालय में पद खाली है। 5,000 के अतिरिक्त भी 6,000 और पद हैं जिनको भरना है, क्योंकि
सिर्फ ये तो प्रोफेसर्स के पद हो गए 5,000, इसके अलावा बहुत सारे क्लर्कियल पोस्ट भी होते हैं कहाँ, विश्वविद्यालय में, उन्हें भी भरने की व्यवस्था की जाएगी, बहुत जल्द की जाएगी। तो ये रोजगार के काफ़ी अवसर प्रदान करने वाला ये बजट है। उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी आपके परीक्षा और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी तक जितने भी प्राइमरी स्कूल से, मतलब यूँ समझिए कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद जैसे ही हायर एजुकेशन में लोग जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जो है मैट्रिक के बाद छोड़ देते हैं, +2 के बाद छोड़ देते हैं। हायर एजुकेशन में मात्र 30% बच्चे ही जा पाते हैं, जिसको लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा कि हायर एजुकेशन में जो नामांकन का लक्ष्य है अब उसे 50% तक रखा जाएगा। सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को खाली पदों को भरा जाएगा। तो जितने भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें भी जो टीचर्स हैं, टीचर्स के अलावा और सारे क्लर्कियल, नॉन क्लर्कियल पोस्ट हैं, उन सभी को भरा जाएगा। ठीक है। 640 करोड़ की लागत से पटना में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 640 करोड़ की लागत से पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पटना में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर एक साइंस सिटी विकसित किया जाएगा, जिसमें लागत कितनी होगी, 640 करोड़ रुपए। 60 ITI, ये भी देख लीजिए, 60 ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाने को घोषणा किया गया है। 60 ITI को जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया जाएगा, ताकि आपको विभिन्न प्रकार के रोजगारों के कौशल को विकसित किया जा सके और आप जैसे ही संस्थान से निकले तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिल जाए। स्टार्टअप्स क्लस्टर बनाने का है। ठीक है। स्टार्टअप क्लस्टर के माध्यम से जो है वो रोजगार सृजन किया जाएगा। ठीक है। स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा। स्कूल का जो पाठ्यक्रम है अब उसमें एक पार्ट जो होगा वो कृषि के विकास पर, कृषि कार्य पर जुड़ा हुआ रहेगा। तो कृषि शिक्षा पर भी इस बजट में दिया गया है बल। अब अगले पहलू की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो है बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, ये है सड़क परिवहन और आधारभूत संरचना। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, युवाओं को शीघ्र लॉन्च किया जाएगा, कॉमन रोजगार पोर्टल। ठीक है। कॉमन रोजगार पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और इस रोजगार पोर्टल पर सभी प्रकार के नियोजन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होगी और सभी बिहार में जितने भी नियोजनालय है उसको इस पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और जितने भी रोजगार सृजित होंगे, जितने भी नियोजन इकाइयां हैं, सबको उससे जोड़ा जाएगा। नियोजित जितने भी इसी के माध्यम से, इसी पोर्टल के माध्यम से नियोजन की प्रक्रियाएं होगी। अब हम लोग सड़क परिवहन आधारभूत संरचना पर अगर जोर दें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 में पटना में मेट्रो रेल दौड़ने लगेगी। पटना में मेट्रो रेल जो है वो 2024 तक दौड़ने लगेगी। ऐसे सरकार का जो लक्ष्य है सितंबर 2024 निर्धारित किया गया है। तो सितंबर 2024 तक जो है पटना में मेट्रो रेल दौड़ने लगेगी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया था। तो अब क्या किया गया है कि उसको तेजी लाया जाएगा। उसको विकसित करने के लिए चारों शहर में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया है। ठीक है। ताकि स्मार्ट सिटी के जो कार्य हैं उसको तेजी से किया जा सके, उसके कार्य को तेजी से करते हुए शहर को स्मार्ट बनाने की जो योजना है उस पर बल मिल सके। 38 और शहरों में बस स्टैंड बनाए जाएंगे। जो 38 छोटे छोटे शहर है जहाँ पे बस स्टैंड नहीं है वहाँ बस स्टैंड बनाए जाएंगे। और सभी प्रमंडल, आप लोग को मालूम है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। तो 9 प्रमंडलों में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया जाएगा। इंटर स्टेट बस स्टैंड बनाने की घोषणा किया गया है। बस टर्मिनल जिसको कहते हैं, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। ठीक है। जल जमाव शहर की सबसे बड़ी एक समस्या होती है, जल जमाव बरसात के समय में। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले साल भी पटना जो है बरसात के समय में जल जमाव के कारण डूब गया था। तो वैसी सिचुएशन में क्या है कि जल जमाव से निजात के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। जल जमाव से निजात हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। 65 नगर निकायों में 100% स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है और ये कुल 106 शहरों में ऐसा लगाना है, स्ट्रीट लाइट लगाना है 100%, जिसमें से 65 में कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है। 21 निकायों में जल आपूर्ति योजनाएं चलाई जाएगी। मतलब 21 नगर निकायों में जल आपूर्ति की जो योजनाएं हैं उसको
कंप्लीट किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। सभी तालाबों पर सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा। जल संरक्षण के लिए सीढ़ी घाट, चूँकि तालाब का जो है वो बरसात के समय में क्या है, कटाव ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि पानी इधर उधर चला जाता है। तो पानी को संरक्षित करने के लिए तालाबों को सीढ़ी घाट और तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगर आप बैटरी या इलेक्ट्रिक से चालित वाहन खरीदते हैं तो आपको टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर आप बैटरी या इलेक्ट्रिक से चालित वाहन खरीदते हैं तो आपको कितने प्रतिशत, 50% की छूट दी जाएगी। वहीं पे अगर कोई महिला ड्राइवर हैं, महिला के नाम से गाड़ी है और वह स्वयं चालित करती हैं, महिला उस स्वयं चालित करती हैं उस गाड़ी को, तो उनको कर में 50% की छूट दिया जाएगा। ठीक है, पटना में आप लोग को मालूम है कि पटना में सीएनजी से चालित वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि पटना में 4 और सीएनजी स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। 4 और सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। गांधी जी के याद में पटना जो है वो गांधी जी से काफ़ी जुड़ा हुआ रहा है। बिहार में बहुत सारे मतलब कार्यक्रम में गांधी जी ने भाग लिया है। साथ साथ बिहार के चंपारण में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया था। तो वैसे सिचुएशन में पटना में गांधी जी के याद में एक बहुमंजिली बापू टावर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इस बजट में अब क्या है कि देखा जा रहा है कि हवाई कनेक्टिविटी जो है, जैसे हाल ही में दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है, वो संचालित भी हो रही है। अब पूर्णिया में बहुत जल्द निर्माण हो जाएगा। तो हवाई कनेक्टिविटी पर भी बल दिया गया है। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाए जाएंगे और नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। ठीक है, 2 वर्षों में 100 जगहों पर बाईपास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2 वर्षों में 100 जगहों पर बाईपास बनाए जाएंगे। राजगीर, गया और नवादा ये जल की समस्या से काफ़ी जूझते रहते हैं। ठीक है, पीने की पानी की समस्या यहाँ सबसे अधिक है राजगीर, गया और नवादा में। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि गंगा के जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जाएगा और इन शहरों तक, राजगीर, गया और नवादा तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, पर्यटकों के लिए पटना साहिब में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना साहिब में एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। पटना साहिब के इसलिए चुना गया है क्योंकि जो है पटना सिटी जो है वहाँ पे क्या है, सिख धर्म के अनुयायियों के लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। तो वैसे सिचुएशन में पटना साहिब वहाँ से नज़दीक है, तो वहाँ एक कम्युनिटी हॉल डेवलप किया जाएगा। वहीं गया में एक विश्रामालय भी बनाया जाएगा। गया में जो है पर्यटकों के ठहरने के लिए एक विश्रामालय भी बनाया जाएगा। जैन, कांवड़िया, बौद्ध, गांधी, सूफी सर्किट को विकसित किया जाएगा। ऐसे पहले से इस पर काम चल रहा है, इसमें एक रामायण सर्किट भी शामिल है। अब कांवड़िया सर्किट को भी डेवलप किया जाएगा। कांवड़िया सर्किट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ भगवान शंकर के जो कांवड़िया का जो कार्यक्रम होता है उन सभी को जोड़ने का प्लान है सरकार का। तो वैसे सिचुएशन में जैन, कांवड़िया, बौद्ध, गांधी, सूफी सर्किट को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर बिहार में पर्यटक केंद्र को विकसित किया जाएगा। उत्तर बिहार में बहुत सारे पर्यटक केंद्र हैं। ठीक है, जैसे आप लोग केसरिया को देख रहे होंगे, केसरिया है, वैशाली है, मतलब बहुत सारे उत्तर बिहार में जो है पर्यटक केंद्र है। जैन धर्म के जो मतलब 24वें तीर्थंकर थे उनका जो जन्मस्थली है वे ये सभी उत्तर बिहार में ही आते हैं। तो उत्तर बिहार में बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है जिसको अगर विकसित कर दिया जाए तो बिहार में पर्यटन की बाढ़ आ जाएगी। तो उत्तर बिहार में भी पर्यटन के विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिली आवास भवन का निर्माण किया जाएगा। शहरों में क्या है कि गरीब अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने इस बजट में व्यवस्था की है और उनके लिए बहुमंजिली इमारत बनाई जाएगी। शहरों में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा। साथ साथ घाटों जैसे जितने भी गंगा के किनारे जो भी घाट है जहाँ मतलब शवों का निष्पादन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ मोक्ष धाम बनाए जाएंगे। ठीक है, गंगा के अलावा और सारे नदियों के किनारे भी मोक्ष धाम बनाने का प्लान है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि 96 शहरों में अशोक सम्राट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक सम्राट भवन का निर्माण किया जाएगा 96 शहरों में। अब ये अशोक सम्राट भवन क्या है? अशोक सम्राट भवन एक ऑडिटोरियम होगा जहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे शहरों में। तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि शहरों में अशोक सम्राट भवन ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। 250 करोड़ की लागत से
ठीक है, 1250 करोड़ की लागत से 250 मेगावाट का सोलर प्लांट भी बिहार में लगाए जाएंगे। ठीक है, 1250 करोड़ की लागत से 250 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। 9000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण सड़क का निर्माण कितना किलोमीटर? 9000 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य में जो भी कमियां था वो उभर कर काफ़ी सामने आया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको भी दूर करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 10 शहरों में, हालांकि ये पहले से काम इस पर चल रहे हैं, फिर भी इस बजट में भी इसका वर्णन किया गया है कि 10 शहरों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कितने शहरों में? 10 शहरों में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। मेडिकल शिक्षा में एक ये महत्वपूर्ण है, मेडिकल शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की स्थापना किया जाएगा। किसमें? मेडिकल शिक्षा में सुधार के, गुणात्मक सुधार के लिए। और उत्तर बिहार के लोगों के लिए SKMCH श्री कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल जो है मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज जो है, उसमें क्या किया जाएगा? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की सहायता से कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्लान है। ठीक है, ऐसे ये काम शुरू हो गया है उस पर। ये 500 बेड का होगा, लेकिन कुछ बेडों के साथ अभी यह कार्य करना शुरू कर दिया है। मेडिकल क्षेत्र में 3000 पदों पर बहाली होगी। कितना? 3000 पदों पर बहाली होगी मेडिकल के क्षेत्र में। अब ये हम लोग समझ गए हैं कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई, सड़क परिवहन और आधारभूत संरचनाएं के क्षेत्र में क्या घोषणा किया गया, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में क्या घोषणा किया गया। अब हम लोग कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिसको मैंने कलेक्ट किया है बड़े शिद्दत से, तो इसको भी जान लेते हैं। जिले के सरकारी कार्यालयों में महिला सशक्तिकरण पर मैंने पहले भी बताया कि जोर दिया गया है। तो जिले के सरकारी कार्यालयों में समानुपातिक महिला भागीदारी पर बल दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार सरकार के जो भी वैकेंसियां आती है उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। कितने प्रतिशत? 35%। तो उसी आधार पर समानुपातिक भागीदारी महिलाओं को दिया जाएगा जिले के कार्यालयों में। कटिहार में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कटिहार में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु एक सामूहिक सहभागिता इको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। किसमें? कटिहार में। और कटिहार में आप लोग को मालूम है कि एक पक्षी अभ्यारण्य है जो काफ़ी महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, और उसे आप लोग बताएंगे कि कटिहार में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कटिहार में कौन सा पक्षी विहार है जिसको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो कटिहार में गोगा बिल पक्षी विहार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का सरकार का वहाँ पे क्या है कि प्रवासी पक्षियाँ, दूसरे देशों से भी प्रवासी पक्षियाँ आते हैं। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत, ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत वर्षा के मौसम में सभी जिलों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। तो जल जीवन हरियाली योजना क्या है, मैंने इस पर भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और ये सरकार की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना भी रही है जल जीवन हरियाली योजना। और इसी के आधार पर जो है इसका मतलब यूँ समझ लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण में इस योजना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। फल्गु नदी में जो है गर्मी के दिन में फल्गु नदी क्या है कि सूख जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि फल्गु नदी में सालों भर पानी उपलब्ध हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। कई नदियों को जोड़ने का भी प्लान है सरकार को। तो अक्टूबर 2023 तक ये प्लान पूरा हो जाएगा और फल्गु नदी में सालों भर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, सभी जिलों में कर्पूरी छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। सभी जिलों में कर्पूरी छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 7 निश्चय योजना 2, ये नीतीश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और सबसे महत्वाकांक्षी योजना भी है। ठीक है, 7 निश्चय 2 पर मैंने महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप लोग का अच्छा खासा प्यार मिला है, लेकिन आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिएगा, क्योंकि 7 निश्चय योजना से पिछले 66वीं यूपीएससी में प्रश्न रहा है। ठीक है, इसलिए बिहार सरकार की योजनाओं से प्रश्न रहता है और बिहार सरकार की जो भी योजनाएं लॉन्च होती हैं मैंने उस पर एक वीडियो जरूर बनाता हूं। तो 7 निश्चय 2 योजना आप जरूर देखिएगा। 7 निश्चय 2 योजना पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने की सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है। 10 लाख के फंड से युवाओं को बनाया जाएगा उद्यमी, मतलब युवाओं को 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और उनको उद्यमी बनाने के लिए
अगर कोई युवा स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं तो उनको सरकार ये 10 लाख रुपए का फंड के सहायता देगी। कोई महिला अगर ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनको सरकार 5 लाख रुपए अनुदान देगी और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देगी। ठीक है, महिला अगर कोई शुरू करना चाहते हैं उद्योग तो 5 लाख रुपए उसे अनुदान और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया जाएगा। कृषि शोध को बढ़ाने के लिए नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने पर बल दिया गया है। ठीक है, कृषि शोध काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि बिहार में जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप कर रहा है और बिहार जो दूसरी क्रांति है वो हरित क्रांति बिहार से ही शुरू करने के प्लान है। तो ऐसे सिचुएशन में कृषि पर शोध अनिवार्य है और शोध के लिए नए कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया जाएगा। बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी घोषणा किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, खेल विश्वविद्यालय बनेंगे। और आपको ये कमेंट में बताना है कि भारत में खेल विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ है। ठीक है, खेल विश्वविद्यालय भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ है, तो बिहार में भी अब इसे खोलने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण, पक्की नली गली आदि के रखरखाव हेतु युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बजट का एक सार मैंने आप लोग के लिए तैयार करके लाया था और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग PDF का डिमांड करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एक सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि दूसरे के नोट्स से में बहुत सारी बातें होती है जो मतलब अंडरस्टूड रहती है। ठीक है, इसलिए सेल्फ नोट्स बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, ये बजट का सार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण वाले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।